तो अगेन वेलकम बैक गाइज। और आज हम फिर से बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये सेकेंड चैप्टर है हमारा, मतलब सॉरी सेकेंड क्लास है हमारा। इसके पहले सिर्फ एक क्लास हुआ था। एक और जो इन्फॉर्मेशन मैंने ग्रुप में शेयर करा भी था कि पार्ट 3 के जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब अगर आपका वर्ष कौन है 2022 2025, ये अगर आपका सीजन है तो इस सेशन का एग्ज़ाम जो होने वाला है अप्रैल लास्ट वीक में होने वाला है। ऐसा चांस बताया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि उससे पहले होने वाला नहीं है। अगर एग्ज़ाम होता भी है तो या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा और नहीं तो उसके बाद होगा, मई में हो या जून में हो, वो सिचुएशन बताएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, अप्रैल का अपना टारगेट लेके चलते हैं। विल ट्राई कि भाई अप्रैल से पहले हमारा तीनों सब्जेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म हो जाए। ओके, हम जो आपसे बातें कर रहे थे, कल हमने फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ाया हुआ था और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमने मीनिंग वगैरह से रिलेटेड हमने बातें की थी। थोड़ा सा अटपटा मुझे भी लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं हिंदी के पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो भी क्लासेस आज तक लिए हुए हैं वो सारा का सारा इंग्लिश पीपीटी का है, बट इंग्लिश अभी बुक आपके मार्केट में पता नहीं क्यों अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हिंदी प्रेफर करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ था कि ये भी एक तरह से अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के 3 अलग अलग ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जनरली यूज कहाँ होता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए, एसेट्स लायबिलिटी वगैरह का कैलकुलेशन करने के लिए, टोटल सेल परचेज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम बातें करते थे प्रॉफिट एंड लॉस, नो डाउट इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस होता है जो भी है, लेकिन फिर भी हमारे उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस पूरा इसलिए नहीं होता था कि हम जब एक्सपेंस की बातें करते थे या कॉस्ट की बातें करते थे तो हम टोटल कॉस्ट की बातें करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को हमने क्या किया हुआ है, पार्ट वाइज बांट कर देखना है, ताकि हमारे आने वाले निकट भविष्य के लिए अगर मैं कोई डिसीजन लेना चाहूँ तो इजीली डिसीजन ले सकता हूँ। हम ये पता कर सके कि हमारे बिजनेस में जितने सारे अलग अलग मतलब जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी प्रोडक्ट है, तो मैं हर प्रोडक्ट के ऊपर मेरे मेरे को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो मुझे पता चल सके। लेबर के ऊपर कितना खर्च हो रहा है कि नहीं, मटेरियल के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, अदर ओवरहेड्स कितने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो कि हमें फाइनेंशियल अकाउंट से नहीं मिल पा रहा था। तो इसलिए हमें क्या हुआ कि जैसे जैसे बिजनेस आगे की तरफ ग्रो करता गया, हमें अकाउंटिंग का एक दूसरा पार्ट जो हमें ढूंढना पड़ा और उसको हमने क्या कह दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के या पूरा का पूरा टोटल प्रोडक्ट का प्राइस हमें कैलकुलेट करना होता है, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल में हमारा कॉस्ट कितना लगा है। ये इसलिए करना होता है क्योंकि किसी भी बिजनेस में सेल एंड परचेज की बातें होती है तो सेल प्राइस हम कहाँ से तय करेंगे, तो सेल प्राइस तभी तय कर पाएंगे जब हमें अपना कॉस्ट पता रहेगा। क्योंकि हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो प्रॉफिट पे जाकर अपने सामान को बेचे, है कि नहीं। तो जब तक उसे कॉस्ट नहीं पता होगा तब तक वो ऊपर जाकर बेचेगा नहीं। तो अनुमान अगर लगाएंगे, हो सकता है कॉस्ट से अगर नीचे अनुमान लग जाए तो हमें लॉस होगा, और कॉस्ट से ज़्यादा ऊपर अगर बेनिफिट हम कमाना चाहते हैं अनुमान से, तो उससे क्या होगा कि जनरली लोग क्या करेगा, उस सामान को खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारे पास ज़रूरत था। फिर हमने आपसे बात किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, आज पार्ट 3 में आप पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है भाई, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, वहीं प्रॉफिट लॉस वगैरह की बातें की जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो हमने गूंगा साबित होने की जो हमने कल बात कही थी, कि कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पूछ दूँ किसी खास प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला कॉस्ट, तो वो वहाँ पे शांत हो जाता है, मतलब वो नहीं बता पाता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने खर्चे हैं उनको लाकर एक बार में हम इकट्ठा रख देते हैं, है कि नहीं। तो ये सब बातें हो जाती है। फिर हमने अगला जो मैंने आपको बताया कि इमरजेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों मार्केट में लाना पड़ा, क्यों हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी बिजनेस में, और क्यों हमने एक अलग ब्रांच अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग के रूप में देखा। तो सबसे पहला था कि भाई हमें अलग अलग जो एक्सपेंस, जो मैं बार बार अभी कह रहा हूँ, तो कॉस्ट को अलग अलग तरीके से, खर्च को अलग अलग रूपों में देखने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक्सपेंस दिखाते तो थे, लेकिन उसको अलग अलग क्लासीफाई करके, जैसे कि डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है कि नहीं है, लेबर के ऊपर कितना है, मटेरियल के ऊपर कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं बता पाते थे। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है कि नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं बता पाते थे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ा,
कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग को लाना पड़ा। दूसरा हमारा रीजन था कि भाई लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द टोटल कॉस्ट। अब हमें पता ही नहीं चल पाता था कि एक्चुअल में हमारा टोटल कॉस्ट कितना है किसी खास प्रोडक्ट पे। अब मान के चलिए कि हम बना रहे हैं ये पेन, डिजिटल पेन भी बना रहे हैं, और हम एक लेट सपोज ये रिमोट भी बना रहे हैं, और मान के चलिए हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल भी बना रहे हैं। तीन प्रोडक्ट, तीनों इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, और मैं इन तीनों प्रोडक्ट को बनाता हूँ। अब तीनों प्रोडक्ट का अगर मैं अकाउंटिंग करके इकट्ठा अगर कॉस्ट मैं निकाल दे रहा हूँ, तो क्या पता चलेगा कि इसको बनाने में कितना लगा, मोबाइल को बनाने में कितना लगा, या रिमोट को बनाने में कितना लगा? ये पता नहीं चल पाएगा। तो जब तक सही से पता नहीं चल पाएगा, हम इसका प्राइस सही से डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टोटल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करने के लिए किसी खास प्रोडक्ट को हमें करना पड़ा क्या, फिर से एक नया अकाउंटिंग लाना पड़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से हम जानते हैं। फिर तीसरा जो हमने आपको बताया था, लेक ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉस्ट। अब मान के चलिए कि भाई देखो महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के साथ साथ क्या होगा कि मुझे इस बनाने का खर्चा भी बढ़ेगा, है कि नहीं? तो जैसे जैसे इसको बनाने का खर्च हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ये जरूरी हो जाता है हमारे लिए क्या, कि हमें अपने सेल के प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि इन फ्यूचर भी हमारा जो प्रॉफिट का जो रेशियो है कंटिन्यू चले। तो अब मान के चलिए आज हमको बनाने में 10 रुपये इसको लग रहे हैं, तो मैं कल को 12 में बेचूंगा तो 2 रुपये हो रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग हमने नहीं किया और मैं सीधे भाई खरीद के लाता था, बना देता था, कल को इसको बनाने में लग गए 15 रुपये, और हमने इसके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को चेंज नहीं करा, तो क्या प्रॉफिट होगा? नहीं हो पाया, क्योंकि 3 रुपये का लॉस होने लगेगा। तो ये भी चाहिए होता है कि भाई हमें पता चल सके कि कितना क्या हुआ है, कंपेयर करके देख सकूं कि हमारे कॉस्ट में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सके, अपने सेल प्राइस में भी, प्रोडक्ट के सेल प्राइस में भी हम क्या कर सके, चेंज ला सके। अगला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था भाई, लेक ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल एंड स्टॉक। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग करने से हमें एक चीज ये भी पता चलता है कि इस प्रोडक्ट, किसी खास प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल लग रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे कभी मुझे अगर प्रोडक्शन को अपने बढ़ाना हो, तो एक अनुमान लग जाएगा कि भाई जब 10 प्रोडक्ट को बनाने में इतना मटेरियल लग रहा है, तो अगर मैं 30 बनाना चाहता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इतना मटेरियल लगना चाहिए, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है कि भाई क्या होता है कि सामग्री की, जैसे कि हमारे पास अगर कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं तो स्टॉक का पूरा प्रॉपर डिटेल हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इससे क्या होता है कि ये स्टॉक की कोई चोरी वगैरह नहीं कर सकता, पूरा डिटेल अवेलेबल होगा हमारे पास, है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे क्या करना पड़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग लाना पड़ा। फिर क्या करें, लेक ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर। अगर कोई मान के चलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू अगर किसी प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बारे में कल मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम जिसमें मटेरियल से ज़्यादा या मशीन, सॉरी, कैपिटल से ज़्यादा मशीन से ज़्यादा लेबर का वैल्यू, मतलब उसको बनाने में ज़्यादा हमारे पास लेबर लगता हो, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो इससे पता चल सके कि भाई लेबर में कितना खर्च हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, लेबर में हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है। या दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि लेबर के रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे, तो देखिए लेबर अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है? सबको इंसान है, सबको ही काम करना, सबको इकट्ठा एक जैसा काम दे दीजिए, लेकिन उसमें कुछ लेबर होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लेबर होते हैं जो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, लेकिन अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस लेबर ने कैसा काम किया हुआ है। तो आप जब सबको बराबर सैलरी देने लगिएगा, है कि नहीं, इंसेंटिव देने लगिएगा, तो कोई भी मन से काम करने वाला क्यों ज़्यादा मेहनत करेगा? कोई भी मेहनत करेगा तो भाई मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए। अब एक आलसी को भी आप दे रहे हो 12,000 का महीना, और एक जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है उसको भी 12,000 का महीना, तो सही है क्या? तो फिर एक टाइम आएगा कि जो मन से काम करने वाले लोग हैं वो भी सोचेंगे यार ऐसे ही काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका कंपनी का परफॉर्मेंस, तो इसके बारे में अलग अलग कार्यों पे कितना लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर क्या कर रहा है, डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस कहने का मतलब कि कोई भी अगर बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, उसका टेंडर लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास ये नॉलेज हो कि उस टेंडर को पूरा करने में, मतलब उस कार्य को, जैसे मान के चलिए ठेकेदारी का कार्य मैं लेने वाला हूँ, तो उस ठेकेदारी को कंप्लीट करने में एक अनुमान होना चाहिए ना अपने पास कि भाई कितना खर्च लगने वाला है। तो उसी के अनुसार मैं उसमें क्या करूँगा, कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मैं बोलूँगा। तो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगा तो मेरे पास आइडिया नहीं होगा, और आइडिया नहीं होगा तो क्या मैं सही टेंडर प्राइस कह पाऊँगा? और सही टेंडर प्राइस नहीं कह पाऊँगा, कहीं गलती से ज़्यादा बोल दिया तो जो बनवाने वाला है वो हमें काम नहीं देगा, और कम कह दिया तो बनवाने वाला तो काम तो दे देगा तुरंत बिना पूछे, लेकिन हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इन सब कारणों से अगर हर एक पॉइंट को अगर देखने लगो तो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, है ना? फिर हमारा कल का वीडियो और आज के वीडियो में कोई अंतर रह नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार क्या करिएगा कि देखिएगा लोग, ठीक है, और आपको समझ में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? अगला जो पॉइंट था हमारा, हमने बात किया होता कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा टेक्निक है अकाउंटिंग का जिसके जरिए हम क्या कर लेते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में
लगने वाले हर एक एक कॉस्ट का कैलकुलेशन हम बहुत आसानी से कर पाते हैं। यानी कि इससे या तो मैं टोटल प्रोडक्ट पे लगने वाला टोटल कॉस्ट कितना है, और जब ये पता लग गया तो हम हर एक एक प्रोडक्ट पे लगने वाले खर्च को जान पाते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि वित्तीय लेखांकन में व्याप्त उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन किसी खास जगहों पे अगर चला जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लगा है, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं मिलता है? नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ों को क्या किया गया, उन कमियों को दूर करके एक अलग से अकाउंटिंग शुरू किया गया जो कि बहुत पुरानी नहीं है। और उसके बाद क्या किया गया कि इसमें क्या किया जाता है कि भाई ये सारा का सारा सूचना क्या करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही लेता है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोडक्ट के कॉस्टिंग निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सारे के सारे अकाउंटिंग, सारे के सारे जो भी चीज़ें होता है वो की जाती है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो इसी का एक पार्ट है। किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कि कल के क्लास में हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में आने वाला सारा डेटा, अब जैसे मजदूरी है, इस पेन को बनाने में कितना मजदूरी लगा होगा, तो कहीं ना कहीं हमने वेजेज या सैलरी को कहाँ लिखा होगा, पीएल अकाउंट में लिखा होगा कि नहीं। और पीएल अकाउंट किसका पार्ट होता है बताइए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो वो सब चीज़ें, तो वही यहाँ पे आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई यह औद्योगिक समुद्र में मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ भी नहीं अपितु उसमें खेने वाली जहाज रानी रूप में उत्पादक कार्य गतिविधियों को नियंत्रक भी है। मतलब जैसे कि एक जहाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जहाज को लेकिन चलाने के लिए पानी में जहाज रानी जिसको कहते हैं, और नाव खेने वाला, उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक वो नहीं चलेगा तब तक जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग आज के डेट में बिजनेस में काम करता है। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा टेक्निक है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट का या टोटल प्रोडक्ट पे हुए कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में हम क्या कर सकें, अपना सेल प्राइस तय कर सके। वही कह रहा है कि जैसा कि इसके मामले नाम से स्पष्ट है, यह किसी वस्तु या सेवा की लागत ज्ञात करने का एक वैज्ञानिक प्रणाली है। अच्छा, वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब क्या होता है, मतलब इसका एक अपना स्पेशल रूल होगा वैज्ञानिक प्रणाली, ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक प्रणाली है जिसके आधार पर उस वस्तु या सेवा का लागत का अधिकतम शुद्ध अनुमान लगाया जा सके। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर मैं जिसको मैं मार्केट में लेकर जाना चाहता हूँ, तो ये मैं उसका क्या कर सकूँ, एक खर्च निकाल सकूँ कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में ले जा रहा हूँ तो इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देता है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग। वही कह रहा है कि इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तु या सेवा पर होने वाले व्यय, उनसे प्राप्त लाभों का लेखा किया जाता है। मतलब हमको इसको बनाने में कितना खर्च लगा, फिर इसको मार्केट में ले जाने में कितना खर्च लगा, और हमने इसको कितने में बेचा। तो इससे क्या पता चल जाता है कि भाई हमारा सेल प्राइस तय करना आसान हो जाता है। कॉस्टिंग हमने निकाल लिया, इससे हमें कितना एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को बेचकर मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये हमें पता चल पाता है। वही यहाँ पे कह रहा है आधार पर ज्ञात किया जिस पर विभिन्न तथा वह आधार ज्ञात किया जाता है जिस पर विभिन्न व्ययों की गणना की गई है, उनका विभाजन किया गया है, एवं उस वस्तु या सेवा की प्राप्त इकाई लागत कुल लागत की ज्ञात की जाती है। इसके अंतर्गत लाभ लागत पर नियंत्रण भी किया जाता है। मतलब जब हमें पता लग गया कि इसको बनाने में कितना खर्च लग गया, अब हम चाहते हैं कि नहीं इसका प्राइस कम किया जाए, तो प्राइस कम, क्योंकि मार्केट में लोग इतना महंगा ले नहीं रहे, तो प्राइस कम करेंगे तो हमें लॉस होगा, तो भाई ये काम किया जाए, प्राइस के साथ साथ इस पर लगने वाला कॉस्ट भी कम किया जाए। तो हमारे पास तो पूरा डिटेल रहेगा कि कौन सा खर्च कितना लगा है इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उनमें देखेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा खर्च है जिसको अगर हम ख़त्म भी कर दें या कम भी कर दें तो इसके क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि कॉस्ट पे नियंत्रण करके भी उसके प्राइस को कम करके हम उसको मार्केट में क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं ना। तो इस प्रकार लागत लेखांकन वह प्रणाली है, मैंने बोला ना, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत निर्मित वस्तु या सेवा की लागत क्या है, नाम से पता चल रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं उसके ऊपर कितना खर्च लगा है ना, उसी के बारे में क्या किया जाता है, पता किया जाता है, और प्लस उस पर नियंत्रण रखा जाता है कि भाई इस लिमिट से ज़्यादा नहीं जाए। मतलब कोई अगर बेकार के खर्चे हो रहे हैं तो उन खर्चों को हमें दूर करना होता है। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग से भिन्न। अब देखिए दो चीज़ अलग अलग होगा, एक होगा कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होगा कॉस्टिंग। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में क्या भिन्नता है। तो कॉस्टिंग क्या हो गया कि भाई कैलकुलेशन करना,
और कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बातें आएंगी तो उसको क्या करना भाई, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि परिव्यांकन, परिव्यांकन मतलब कॉस्टिंग। हमने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग देखा है, लेकिन कॉस्टिंग के बारे में क्या कर रहा है कि कॉस्टिंग एक प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लागत का निर्धारण किया जाता है कि हमारा कितना लागत लगा है। इसके अंतर्गत उन सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है जिनके द्वारा वस्तु या सेवा की लागत का सही गणना संभव हो पाती है। ठीक है ना, संक्षेप में वस्तु एवं सेवा की लागत गणना की विधि ही परिव्यांकन है। कहने का मतलब हमने आपको एक चीज, पता नहीं आप लोगों ने, आप तो हमसे नहीं पढ़े हैं, तो आप लोगों को पता नहीं एक चीज पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। दो चीज, दो नाम आता है। एक नाम आता है अकाउंटिंग और एक नाम आता है हमारे पास अकाउंटेंसी। आपको पता है अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग चीजों को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। ये किसका सिस्टम है? रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना, ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि हम ये जो रिकॉर्डिंग किए, यहाँ जो हमने रिकॉर्ड करा है, यहाँ जो हमने लिखा है, उसको लिखने के लिए किस रूल को पालन करना पड़ेगा, किस प्रकार से उसमें लिखेंगे। क्योंकि अपनी मर्जी से अगर हमने लिखना शुरू कर दिया और सब लोगों ने अपनी मर्जी से लिखना शुरू कर दिया, तो क्या एक दूसरे का अकाउंटिंग दूसरे व्यक्ति को समझ में आएगा? आएगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अकाउंटिंग क्या है भाई? तो अकाउंटिंग जो है एक रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, जबकि अकाउंटेंसी क्या है कि उसको किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाए, उन चीज़ों का रूल्स रेगुलेशन बताता है। ठीक उसी प्रकार यहां पे हमने आपको बताया कि एक है हमारे पास नाम कौन सा, कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक है हमारा कॉस्टिंग। मतलब कॉस्टिंग क्या करता है, ये रूल्स रेगुलेशन बताता है कि किस प्रकार, अब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्या किया जाता है, तो कैलकुलेशन किया जाता है कि नहीं? किस चीज का कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई किस प्रकार की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला या किसी भी सर्विस के ऊपर आने वाला खर्च हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये रूल रेगुलेशन कौन बताता है हमें? तो कॉस्टिंग। तो वही चीज यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, इस प्रकार लागत लेखांकन एक व्यापक शब्द है। लागत लेखांकन क्या एक व्यापक शब्द है जिसमें परिव्यांकन भी सम्मिलित है, किंतु पाठकों के अध्ययन की दृष्टि से इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जा रहा है। मतलब आगे चल के आप देखिएगा, वैसे तो अलग है शब्द का अर्थ, लेकिन हम जब पढ़ेंगे कॉस्टिंग तो आपको इन दोनों का मतलब आपको सेम ही समझ में आएगा और उसी को लेके हम लोग आगे बढ़े हुए। खैर, अब देखिएगा अगला हमारा पॉइंट क्या है भाई? हमारा पॉइंट क्या है जरा बताइए कि कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। अब देखिएगा, तीन ऐसे वर्ड हैं जो अलग अलग वर्ड हैं, इसको समझिएगा। पहला वर्ड कौन सा है? कॉस्टिंग। दूसरा वर्ड कौन सा है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। और तीसरा वर्ड कौन सा है? कॉस्ट कंट्रोल। तो देखिए दो चीजों को हमने आपको बता रखा है। कॉस्टिंग क्या है? तो मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यही है ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, यही होता है ना। तो ये क्या होता, मेथड था। ये क्या था, उस मेथड के आधार पे जैसे कि देखा हुआ है कि अलग अलग, देखिएगा किसी भी बिजनेस में जब हम क्या करते हैं, जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रोडक्शन कंपनियों में, जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब किसी भी बिजनेस में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, तो हर प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, हर प्रोडक्ट का नेचर अलग अलग होता है। तो अब हम चाहेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही रूल रख ले कॉस्टिंग में, और उसी रूल के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों का अकाउंटिंग कर लें। क्या संभव है? आप चाहिएगा दूरी को किलो में नापना, ये संभव होगा?
गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो यानी कि रोड बनाने का कॉस्टिंग अलग होगा, और उसके बाद किसी तौलने वाली चीज का बनाने का कॉस्टिंग अलग होगा, और पर यूनिट कॉस्ट निकालने के चीजों का कॉस्टिंग अलग तरीके से किया जाएगा, है कि नहीं? कुछ कुछ तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि भाई इसमें निश्चित किया प्रक्रिया एक तकनीक है, मतलब ये प्रक्रिया बताता है किस प्रकार से। तो वही कह रहा है कि परिव्यांकन तकनीक में सिद्धांतों और नियमों का समन्वय होता है, मतलब ये वही बताया मैंने, रूल्स रेगुलेशन इसमें होता है, ठीक है ना? अब जैसे कि आप परिव्यांकन में आप देखिएगा कि कौन कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, मतलब चीज़ों का कॉस्ट निर्धारण करते हैं। तो एक तो तरीका है क्या, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। दूसरा आपको मिलेगा क्या, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्टिंग नाम से पता चल रहा है कि जो पहले हमारा बीत चुका है उन चीज़ों को हम क्या करना है, अब उसके बारे में निकालना है कि हाँ भाई यही सामान बना लिया, हाँ तो अब बताइए तो इसमें कितना खर्च लगा। तो वो जो खर्च हम निकालेंगे, वो जो टोटल कॉस्ट निकालेंगे सामान को, मतलब बन जाने के बाद, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उस प्रोडक्ट पे लगे हुए कॉस्ट के बारे में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या कहलाता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। उसके बाद आता है क्या भाई, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। मतलब अभी हमने सामान को बनाया नहीं है, आगे चलकर बनाना है, लेकिन उसके पहले बारे में पहले ही पता करना है, तो क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग। इस प्रकार से जितने भी आपको मेथड है उन सब मेथड के बारे में आगे खैर पढ़ना है। उसके बाद आता है एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ऐसे बहुत सारे कॉस्टिंग के तरीके हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे आपको दिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है भाई, तो ये चीज़ों का कॉस्ट के बारे में पता करना होता है, तो वो क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो लागत एवं लागत लेखांकन के सिद्धांतों, तरीकों और तकनीकों को लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने बताया ना कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाता है। तो कॉस्ट, अब इनको रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग जैसे होते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या शामिल होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बजटेटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग, ये सारा का सारा इसका पार्ट है। लेकिन एक आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि लागत नियंत्रण। हमें क्या करना है कि अपने कॉस्ट को पता करके और ये देखना है कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई ज़्यादा खर्च हो गया हो, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें आवश्यक खर्चे कौन कौन से हैं और अनावश्यक खर्चे कौन कौन से हैं। मतलब ऐसे कौन से खर्च हैं जिनको बिना किए हुए भी हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उन सारे खर्चों के ऊपर अपना कंट्रोल करना, तो यही सब सिस्टम जो कहलाता है, क्या कहलाता है, कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है, ठीक है ना? अब इसको एक बार इसके डिफरेंस को आप लोग अलग अलग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंटिंग कैसा होता है। तो सबसे पहले भाई कॉस्ट अकाउंटिंग कैसा होता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है भाई, तो ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक अंग है, जो कि दिया हुआ है कि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि मैंने बताया ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं वो सारा का सारा कहाँ से आता है, हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही होकर आता है। दूसरा कह रहा है लागत लेखांकन से उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत की जानकारी मिलती है। मतलब हम कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या पता चलता था कि मेरे पूरे बिजनेस को करने से प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को करने से पता चलेगा कि जिस प्रोडक्ट को हम सेल या परचेज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाकर बेचने से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो कौन बताएगा हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जब हमें कॉस्ट का जानकारी हो अपना कि रियल में कॉस्ट कितना लगा है और हमारा रियल में उसको सेल हमने कितने में किया, ठीक है। तीसरा, इसके अंतर्गत अब वहां पे क्या था, अलग अलग तरह के खर्चों का ब्यौरा अलग अलग हम नहीं रखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जब आपको पढ़ाएंगे तो मैंने बोला था ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन है। तो इसमें आपको पता चलेगा, ये जब आप देखिएगा तो इसमें पता चलेगा कि कितना मटेरियल लगा किस पे, कितना मेन पावर लगा ये अलग दिखेगा, कितना अलग अलग और भी खर्चा हुआ, मतलब जो भी है वो कितना लग रहा है, वो सारा का सारा आपको अलग अलग खर्चों का लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंतर्गत लागत के तत्व, वही चीज़ है पर्याप्त नियंत्रण। अब चूंकि सबका जब हमारे पास क्या हो जाता है, एक डिटेल हमारे पास हो जाता है कि हमारे पास मटेरियल कितना है, हमारे पास लेबर कितना लगा, तो जब इन सब चीज़ों पे तो कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है, चूंकि बिल्कुल डायरेक्ट हमें दिखाई देता है तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितना काम का और कितना बिना काम का है। तो जो बिना काम का है उसमें हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि आगे से इसमें कोई ऐसे खर्च ना हो जो बिना काम का हो। तीसरा, इसके अंतर्गत अपूर्ण कार्य की लागत की भी गणना की जाती है। अब देखिएगा, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि भाई क्या पता चल पाएगा कि भाई, अब जैसे कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारा खर्च लिख देते हैं कि हमने सैलरी दिया है सीधे 10,000 तो लिख दिया,
लेकिन बात यह है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें ये बताएगा कि उस 10,000 जिस आदमी को हमने रुपया दिया है, उसने उस 10,000 में 4 पूरा का पूरा कंप्लीट काम किया है और 2 काम आधा आधा रहने दिया है। तो हम ये पता करेंगे कि उसके सैलरी को हम बाकी 4 प्रोडक्ट पे कितना रुपया रखेंगे और बाकी आधा आधा जो बना है उस पर कितना रखेंगे। ये चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता था, लेकिन ये चीज़ बताएगा। मतलब जो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है उस पर भी अब तक कितना खर्च लगा है वो भी बता पाएगा। अब उससे क्या होगा, कहीं आया भाई मानिए अधूरा काम है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई उसी का खरीदार आ गया और पैसा दे रहा तो मैं उसी को बेच दूंगा। देखूंगा कि भाई हम बनाकर बेचेंगे तो जितना फायदा नहीं होगा जितना अभी मैं बेच रहा हूँ, तो हम अभी बेचना पसंद करेंगे। तो वही चीज़ है, वित्तीय लेखांकन का पूरक अथवा सहायक है। वित्तीय लेखांकन अपने आप में अधूरा है जिसको ये कौन पूरा करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और भी सारे इन्फॉर्मेशन को और भी बढ़िया तरीके से देखे। इसके अंतर्गत लागत के व्ययों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। मैंने बताया है कि इसको वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, मतलब हमने वहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल कॉस्ट को एक साथ, टोटल एक्सपेंस को एक साथ रख दिया जाता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उन्हीं खर्चों को क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है, इससे उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध लागत की जानकारी हो पाती है और लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है, जिसके बारे में हमने आपसे बात किया हुआ था। अब आता है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके क्या स्कोप है, स्कोप मतलब इसका क्या समझिए कि मुख्य भविष्य इसका क्या है कि नहीं। तो सबसे पहला क्या है कि कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे पहला है क्या, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। बात वही है, सेम चीज अब रिपीट हो रहा है। इसके क्या स्कोप है, सबसे पहला स्कोप क्या है कि भाई ये क्या करता है, चीजों को उनके नेचर के हिसाब से जितने भी खर्च लगे हैं वो सारे खर्चे एक तरह के तो नहीं होते हैं। कुछ खर्चे ऑफिस में लगे हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले, कुछ खर्चे अकाउंट डिपार्टमेंट वाले हैं, कुछ खर्चे इलेक्ट्रिसिटी पे लगे होंगे, कुछ खर्चे रेंट पे लगे होंगे, कुछ खर्चे प्रोडक्शन करते में लगे होंगे, कुछ खर्चे कैंटीन के लगे होंगे। तो नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग पार्ट में उसको बांट देते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं, लागत वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य एक ही प्रकृति के विभिन्न लागतों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करना होता है। लागतों का यह वर्गीकरण लागत प्रमाप के आधार पर किया जाता है, जैसे समय के आधार पर, है कि नहीं। अब जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो हम और उसको 10,000 का महीना दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, 10 घंटे उसको काम करना है रोज, तो एक डिपार्टमेंट में 6 घंटे काम कर रहा है। जैसे उसको मेरे पास 2 चीज़ बनता है, एक डिजिटल पेन और एक रिमोट। तो जो रिमोट वाले कंपनी में वो बात काम करता है रोज 6 घंटे और इसमें उसको काम करना है रोज कितना, 4 घंटे, और मैं उसको 10,000 का महीना दे रहा हूँ। तो इसका मतलब रिमोट बनाने पर उसके ऊपर किया गया खर्च कितना है, 6,000 रुपये, और 4,000 इस पे है। तो ये चीज़ें वो क्या करता है, अलग अलग करके क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग दिखाता है। दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत वर्गीकरण के बाद सबसे विभिन्न लागतों का संस्था की पुस्तकों में लेखा करना। आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहलाता है कि जो भी खर्चे हुए हैं उन सभी खर्चों को कहाँ पे लिखना, संस्था की पुस्तकों में लिखना। आया समझ, यही बोल रहा था ना मैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, वो लिखने की एक पद्धति है। ठीक है, आया समझ में। नंबर 3, कॉस्ट एलोकेशन। अब हम क्या करते हैं भाई कि जब हम उन चीज़ों को लिखते हैं तो कैसे, तो लागत लेखांकन के बाद पूर्व निर्धारित आधार पर विभिन्न विभागों एवं लागत केंद्रों के बीच लागत का विभाजन किया जाता है। जैसे कैंटीन पे लगने वाला टोटल खर्च, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे लगने वाला टोटल खर्च, प्रोडक्शन पे लगने वाला टोटल खर्च, है कि नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लगने वाला टोटल खर्च। तो अलग अलग चीज़ों में हम क्या कर देते हैं, उसको हम ग्रुप वाइज, जब इस पे लगने वाला जैसे प्रचार हो गया, अलग अलग सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमने करा है, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, अलग से कॉस्ट एलोकेशन में रख लेते हैं। फिर अगला आता है कॉस्ट डिटर्मिनेशन। अब इससे क्या होता है भाई, एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं की लागत का निर्धारण किया जाता है कि नहीं। मतलब जो सामान हमने बनाया है वो सामान का कितना पैसा, उस सामान को बनाने में कितना खर्च लगा है उसका भी। देखिए ये सारा का सारा चीज़ आपको इकट्ठा मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज़ है कि ये चैप्टर में से आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में नहीं आता है, समझे ना। हाँ, ये थ्योरेटिकल है पूरा, मैं कह ही रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बोरिंग है। आज इसका लास्ट क्लास है, इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्लास में, उसमें देखेंगे सेकेंड चैप्टर में क्या है। फिर देखिए कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट, ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या करता है। चूंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन होता है तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, एक साल से दूसरे साल का हम क्या कर लेते हैं, या अपने संस्था का किसी और संस्था के साथ तुलना कर लेते हैं कि भाई हमको ये एक सामान बनाने में कितना लगा है, उनको सामान बनाने में कितना लगा है। तो हम देखेंगे अगर अलग अलग है, अगर हमारा ज़्यादा लग रहा है उनका कम लग रहा है, तो हम देखेंगे कि किन चीज़ों में उनसे हमारा ज़्यादा लगा है।
ये चीज़ है। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, अब उसके बेसिस पे क्या होता है, जहां जहां ज़्यादा खर्च लगा उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। कॉस्ट रिपोर्टिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग क्या होता है भाई, कि सही समय पर सही सूचना प्रदान करना होता है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि लागत प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य प्रबंध की आवश्यकता अनुसार, मतलब अगर मैनेजमेंट मांगता है कोई इन्फॉर्मेशन उसको आगे निर्णय लेने के लिए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो उनको सही सही समय पर सूचना बताता है कि यहाँ यहाँ इतना इतना खर्च हमारा लगा हुआ है। फिर होता है कॉस्ट रिडक्शन, तो कॉस्ट कंट्रोल के जरिए क्या होता है, हमें पता चल गया होता है कि भाई हमें कहाँ कहाँ खर्च को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को रिडक्शन करना, मतलब कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कॉस्ट में कमी लाते हैं, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी ना आए और हमारा कॉस्ट का प्राइस क्या हो जाए, सॉरी कॉस्ट कम आ जाए। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑडिट, उसके बाद ऑडिट का तो मतलब जानते हैं क्या होता है, ऑडिट का मतलब होता है चीज़ों को निरीक्षण करना, सही से देखना, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है लागत अभिलेखों की जांच करने को ही लागत अंकेक्षण कहते हैं, ताकि उनकी परिशुद्धता को प्रमाणित किया जा सके। ठीक है ना। इसमें इससे लागत प्रतिवेदन की विश्वसनीयता बढ़ती है और जो भी गलती वगैरह होता है, जो भी चोरी वोरी होता है, उन सब चीज़ों से इसको बचाया जा सके। ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बच्चा वाला चीज़ है। अभी तक मैंने जो भी बताया है उन चीज़ों को पढ़िएगा, सेम वही चीज़ मिलेगा कि वहाँ पे क्या किया जाता है, हम प्रॉफिट लॉस, हाँ ये आपको वहाँ पे हो गया 11th वाला पॉइंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। अलग अलग पॉइंट्स है जिसको देख लीजिएगा कि भाई जैसे कि दिया है कि दोनों में दोहरा लेखा प्रणाली चलता है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम चलता है, लेकिन दोनों को लेखों का आधार सिमिलरिटी चाहिए कि क्या क्या समानताएं हैं दोनों में। तो मैंने बताया कि ये भी एक तरह से तो वो भी अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग ही है, लेकिन दोनों में अब दोनों अकाउंटिंग है तो कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी, कुछ तो समानताएं होंगी कि नहीं। उसमें भी यही होता है, हमारे में भी ये होता है। जैसे ही क्या होता है, दोनों लेखों का आधार एक ही होता है, अर्थात जिन प्रपत्रों की मदद से वित्तीय लेखे तैयार किए जाते हैं उन्हीं से हम कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट हम लेकर आते हैं, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट लेकर लगाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तीसरा, दोनों प्रणालियों के अंतर्गत लाभ हानि की गणना की जाती है। वहाँ भी हम टोटल, वहाँ यही होता है कि वहाँ पूरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट वाइज भी हम, यहाँ भी पूरे बिजनेस का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों प्रकार के लेखा व्यवसाय को क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं, और उससे क्या किया जाता है, आगे प्लानिंग करने में मदद मिलता है। दोनों ही लेखों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, अगर मतलब जितने भी सारे व्यय हैं उन सभी को सम्मिलित किया जाता है कि नहीं। तो ये सब सिमिलरिटीज, मतलब जो अकाउंटिंग में होता है वही चीज़ यहाँ पे है, तो ये सिमिलरिटीज है। लेकिन कुछ डिफरेंस है जो कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लागत लेखांकन में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए क्या क्या है, अनिवार्यता, तो वैधानिक दृष्टिकोण से देखिए वित्तीय लेखांकन करना ये अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे और सोचेंगे कि आप बिजनेस करते रहिए, नहीं। ये आपको वैधानिक मतलब आपको कानून, नियम कानून द्वारा बताया गया कि आपको बनाना है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग वो लोग अपने लिए बनाता है ताकि उनको अपने बिजनेस के बारे में जानने में आसानी हो जाए, ताकि वो बैंक से लोन लेना उनके लिए आसान हो, क्योंकि बैंक वाला देखना चाहेगा ना भाई, तो वो चीज़ है। दूसरा, व्यय का वर्गीकरण, इसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बताया व्यय को तोड़ के अलग अलग पार्ट में इसमें दिखाया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें सीधे बात है डायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रत्यक्ष होता है वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। और जो अप्रत्यक्ष होता है वो कहाँ जाता है, ये पीएल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। तो वहां पे सिर्फ दो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वर्गीकरण करके बताया जाता है। नियंत्रण, इसके अंतर्गत सामग्री के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब नियंत्रण इसलिए क्योंकि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करते ही इसलिए है कि ताकि हम देख सके कि किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च लग रहा है कि नहीं। तो उन खर्चों में अगर कुछ ज्यादा लग रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, हम इसमें मटेरियल वगैरह के बर्बादी वगैरह पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि इसमें हम किस चीज़ पे देते हैं, हम देखते हैं रोकड़ नियंत्रण पर। और इसीलिए जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक क्या हो जाता है, एक हम बनाते हैं जिसको हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण के नाम से। प्रयोग के क्षेत्र, यह केवल मैंने बताया ना, ये वहीं पे यूज किया जाता है ये अकाउंटिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कार्य किए जाते हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन के कार्य, मतलब जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है। लेकिन ये जो होता है ये हर जगह होता है, चाहे आप बना रहे हो प्रोडक्ट तो वहाँ भी होगा, जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ भी होगा। ठीक है। लाभ हानि,
इसमें जो लाभ हानि होता है वो प्रति इकाई लाभ हानि निकाला जाता है, मतलब एक प्रोडक्ट को बेचकर कितना प्रॉफिट कमाए, और यहाँ पे हम सीधे टोटल बिजनेस का ही हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जैसे ICWA, खैर इसका भी अब नाम बदल के हो गया है ICAI ही शायद हो गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पहले इसका था ICWA था, लेकिन ना, क्योंकि इसमें क्या था ना CWA होता था, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इसका कोर्स का नाम हो गया CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या नाम हो गया है? CMA, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाता है ICAI। समझ में आएगा? लेकिन हम जब यहाँ पे चलेंगे तो CA में, जो CA के परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए लोग होते हैं वही, तो इसके भी इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ICAI, लेकिन इसमें क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये कॉस्ट अकाउंटेंट और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, समझे ना? तो ये सब है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी बताया है वही चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। जैसे मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिएगा एक इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसके बारे में बच्चों को समझाया गया है कि उपरोक्त सूचना को लागत लेखाकार निम्न प्रकार से मतलब ये जो मैनेजमेंट क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये करता है। ये कौन बनाता है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा ही ऐसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि जितने खर्चे आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे खर्चे क्या कहे जाते हैं? मतलब प्रत्यक्ष व्यय। और इसमें ये सारे के सारे खर्चे क्या कहे जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आया? तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या देखा आपने? सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी, लेकिन इसको जैसे आप वहां पे चलिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो इसको इस प्रकार से बनाया जाता है। इसी इंफॉर्मेशन को कैसे बनाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को मिला के क्या हो गया? प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक है, फिर प्राइम कॉस्ट में से हम जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड करते हैं, मतलब सबसे बेसिक खर्च, सबसे बेसिक खर्च मतलब मटेरियल, मैन एंड मटेरियल पे कितना लगता है, तो हो जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट। मतलब इसके बिना ये सब का कोई काम ही नहीं है कि नहीं? जब तक आपके पास सामान नहीं होगा तब तक क्या आप कुछ बना सकते हो प्रोडक्ट? तो और सामान पे काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो वही यहाँ पे वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या बन गया? वो प्राइम कॉस्ट। अब क्या करेंगे, सामान आ गया हमारे पास, व्यक्ति आ गए, अब उनको हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, मशीन में ले जाना है, उसमें बहुत सारे खर्चे लेंगे, प्रोडक्शन एक्सपेंस लेंगे। मतलब कहने का क्या है कि उसमें जैसे डीजल वगैरह लग गया है कि नहीं, तो फैक्ट्री का जो भी कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है? हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब उसको बनाने का खर्च जो भी लगा उसको हम कर दिए ऐड, तो क्या हो गया? हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। आया? अब फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, मतलब हमारा सामान अब बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब उस सामान को बेचने के लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट बैठा होगा, मतलब ऑफिस में उसके लिए अकाउंटिंग चल रहा होगा, कैंटीन वर्क होगा, लीगल वर्क होगा कि नहीं? वो लोग भी तो क्या अपने लिए वो काम कर रहे हैं? वो भी तो इसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जो खर्च होता है वो होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। और उसके बाद उसको हम जब बेचने जाते हैं मार्केट में, तो प्रचार प्रसार वगैरह जो करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और तब ये सारे के सारे खर्चे मिलकर, मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलकर क्या बन जाते हैं? टोटल कॉस्ट मिल जाते हैं। और टोटल कॉस्ट, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं? हम जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हम सेल प्राइस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं? निकाल देते हैं, और पता चल जाता है हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में अंदर किस प्रकार से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम किस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग में बदलते हैं। ठीक है ना? तो दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। तो पहले चैप्टर में जो आपको दिया हुआ है
वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, जरा बताइए। तो पहले चैप्टर में जो आपको दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो वाला पार्ट आपको दिया गया है, ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में है, लेकिन तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने को पढ़ना नहीं है अभी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। नीड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें हम आपको बस बता दे रहे हैं क्या, ये सारा चीज में ऑब्जेक्टिव, हम आपको इसका सिस्टम है ना, वो सिस्टम हम बता दे रहे हैं। सेम चीज जो वहां पे पढ़ाया गया ना, वही सब चीजें हैं यहाँ पे। मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला है, चूंकि इस वाले को हमें क्या करना आगे चल के पढ़ना है, मतलब पूरा आगे। मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मेथड है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में हम अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि व्यवसाय एवं उद्योग विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट के होते हैं, है कि नहीं। उनका लेखा जोखा भी वही उनके प्रकृति के अनुसार ही चलेगा। जैसे हमने बताया कि दूरी मापने वाली चीजों को हम क्या कर सकते हैं, तौल कर नहीं देख सकते, वही चीज यहाँ पे कह सकता है। तो उन्हीं के ढंग से किया जाता है। यद्यपि सभी देखिए, सिस्टम सबका कहीं ना कहीं सिद्धांत एक होता है, लेकिन उन सिद्धांतों को मतलब नियम वगैरह जोड़ने घटाने का सब नियम एक होता है, लेकिन उन सिद्धांतों को उपयोग करने का तरीका जो होगा, लिखने का जो तरीका होगा, वो क्या हो जाएगा, अलग होगा। जैसे इसका हम मैं पर पीस करूंगा कि एक पीस को बनाने में 10 रुपया लगेगा, लेकिन मैं रोड के बारे में बात करूंगा तो भाई 100 मीटर बनाने में इतना खर्चा लगेगा। मैं चीनी की बात करूंगा तो भाई 10 किलो बनाने में इतना खर्च लगेगा। ऐसा चलता है कि नहीं चलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि विभिन्न व्यवसायों में काम आने वाली विभिन्न कॉस्ट अकाउंटिंग के जो सिस्टम्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहला जो है इकाई अथवा उत्पाद लागत पद्धति, जिसको यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये पद्धति उन बिजनेस में एप्लीकेबल होता है जहां पे एक तरह के ही आउटपुट को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब उनके पास एक ही प्रोडक्ट होता है, उन्हीं को बनाया जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जहां एक ही प्रकार के, जहां एक, ये कहां पे यूज किया जाता है जरा बताइए। तो ये वो उस बिजनेस में यूज होता है जहां पे एक ही प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन निरंतर होता रहता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए जैसे कि मान के चलिए, जैसे सीमेंट उद्योग है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीमेंट बनेगा। जैसे मान के चलिए चीनी उद्योग है, कोयला खान है, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम प्रति इकाई लागत जब ज्ञात करते हैं या प्रति टन लागत हम पता करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर मैं बात करता हूँ कि क्या कहते हैं कौन सा उद्योग, सीमेंट उद्योग, तो पर बोरा कॉस्टिंग कितना लग रहा है, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आटा उद्योग, तो पर मतलब अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग, जैसे टन में ये लोग बात करते हैं, कुछ लोग प्रति मीटर में बात किया। जैसे कपड़ा उद्योग होगा तो प्रति मीटर के बारे में बात करेगा, प्रति क्विंटल के बारे में बात करेगा। जैसे कि मान के चलिए क्या कहते हैं, वो चीनी वगैरह का जो होगा प्रति क्विंटल के बारे में बात होगा। तो इन सब तरीके से प्रति हज़ार, जैसे ईंट का अगर बिजनेस चल रहा है तो उसमें प्रति हज़ार के रूप में बात होगा कि 1000 ईंटे का कॉस्टिंग हमारा कितना आएगा, यही सब चीज़ें ना है। तो ऐसा मतलब ये जो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, वो उन बिजनेस में लगाया जाता है जिन बिजनेस में क्या होता है, एक ही तरह का प्रोडक्शन चलते रहता है। दूसरा हमारा मेथड जो आता है वो आता है जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब का मतलब होता है कार्य, जॉब का मतलब होता है कार्य। जॉब कॉस्टिंग मेथड कहने का मतलब, जैसे मैं कोई एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे अलग अलग जॉब, अलग अलग कार्य मिलता है और हमें उन कार्यों को कंप्लीट करके देना होता है। तो जैसे ठेकेदारी है, अगर मान के चले मैं ठेकेदार हूं तो मुझे अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या किया जाता है,
बिल्डिंग बनाने का मिलता है। तो ये कॉस्टिंग हम वहीं पे निकालते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग कार्यों का अलग अलग कॉस्टिंग निकाला होता है कि जैसे उनका घर बनाना है तो उसमें हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है, दूसरे का बी का घर बनाना है कितना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ठेकेदार या उत्पादक जो प्राप्त आदेश के आधार पर कार्य करते हैं लागत की इसी पद्धति को अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करता है, सब जॉब पे मतलब जो भी अलग अलग कार्य करते हैं उन सब पे अलग अलग इनको क्या करना होता है, कॉस्ट का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे कार्य जो अपने आप में संपूर्ण हो, जैसे मेरे पास 10 कार्य है लेकिन 10 कार्य अपने आप में अलग अलग है, हर एक कार्य अपने आप में पूरा है, तो उसको जो कॉस्ट, उसके कॉस्ट के बारे में जब हम जानकारी करने की बात करेंगे तो कौन सा मेथड हो जाएगा, जॉब कॉस्टिंग मेथड। तीसरा जो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है, मान के चलिए कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा कार्य है जिसमें एक प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए, मतलब एक इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है कि नहीं। तो वहां पे जो हमारा होता है तो देखा जाता है कि पहले प्रोसेस, जैसे 4 प्रोसेस से होके 4 अलग अलग स्टेज से होके गुजरना है, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि कौन से स्टेज पे कितना खर्च लगा, कौन से स्टेज पे कितना खर्चा लगा। मतलब हर एक स्टेज के बाद जो वो जो प्रोडक्ट होता है वो नए रूप में आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। जैसे मान के चलिए आप गेहूं का, आप आटे की फैक्ट्री में जाइएगा तो वहीं पे सूजी भी बनता है, वहीं पे चोकर भी बनता है, वहीं पे आटा भी बनता है और वहीं पे मैदा भी बनता है, होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे अलग अलग प्रोसेस है सबके। एक ही गेहूं सबसे ऊपर जाकर आप देखिएगा, कभी भी आटे का कंपनी जो फैक्ट्री जो होता है वो 1 मंजिला 2 मंजिला नहीं होता, वो 4 मंजिला होता है, वो 5 मंजिला होता है। सबसे ऊपर ले जाकर क्या किया जाता है, आटे को गेहूं को रखा जाता है। उसका सबसे ऊपरी परत क्या होता है, छिलके अलग होता है जिसका चोकर बन जाता है। फिर वो गेहूं, वहीं छिला हुआ गेहूं नीचे आता है तो उसका दूसरा जो पार्ट होता है उसको क्या किया जाता है, उसका सबसे दूसरा पार्ट जो होता है उसको क्या किया जाता है, उसको आटे में प्रयोग किया जाता है। तीसरा पार्ट सूजी बन जाता है और सबसे भीतर का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वही क्या बन के निकलता है, मैदा बन के निकलता है। होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे, तो हर एक प्रोसेस में क्या होता है, एक अलग पहचान आ रहा है कि नहीं गुड्स का। तो हर एक विधि के गुजरने के बाद प्रत्येक विधि एक दूसरे से अलग की जा सकती है। इसके अंतर्गत एक विधि का निर्मित माल दूसरी विधि के लिए कच्ची सामग्री के रूप में काम करता है। जैसे कि क्या हो गया, चोकर निकल गया। अब चोकर निकलने के बाद जो गेहूं था वो इसके लिए भले ही चोकर निकालने के बाद फिनिश्ड गुड्स है, लेकिन जो यहाँ पे आया सूजी के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल है कि नहीं। तो वही चीज होता है। तो उस प्रोसेस को में जो हम कॉस्टिंग का जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है मेथड, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। ये पढ़ना होगा, हो सकता है। ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड क्या कर रहा है, जैसे कि मान के चलिए कि इस पद्धति का प्रयोग ऐसे व्यवसाय में होता है जहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। यहाँ पे वस्तु का उत्पादन नहीं करते, जैसे ट्रेन से सेवा प्रदान की जा रही है, जैसे बस की सेवा प्रदान की जा रही है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे, रेल, मोटर, बिजली तथा जल प्रदाय संस्थाएं इस पद्धति का प्रयोग करती है। इसमें लागत की गणना प्रति टन किलोमीटर या प्रति यात्री किलोमीटर या प्रति विद्युत इकाई प्रति किलोमीटर प्रति यूनिट निकाला जाता है। समझ में आया। ये हो गया तीसरा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। जैसे मान के चलिए हमें ये इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो हमारे पास मीटर चलते रहता है, तो मीटर का हम क्या कर लेते हैं, मीटर देख के हाँ इतना से इतना बढ़ा तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अपने कॉस्ट का। तो क्या हो जाता है हमारा ऑपरेशन। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। वो क्या था हमारा, ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। और ये क्या है हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक ही वस्तु के निर्माण में कई सारे कार्य संचालन किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको आप प्रोसेस कॉस्टिंग मत कहिएगा। बच्चे इसको जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग कहने लगते। देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग और इसमें ये अंतर होता है कि इसका प्रयोग किस चीज को, इसमें भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे साइकिल बनाना है, पहिया अलग बनेगा, होगा कि नहीं होगा, उसका अलग अलग फ्रेम अलग बनेगा, है कि नहीं, उसका ट्यूब जो होगा उसका अलग बनेगा, उसका हैंडल अलग बनेगा, सीट अलग बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सारा का सारा अपने आप में प्रोसेस, एक से एक प्रोसेस होके आके असेंबल किया जाता है सबको। लेकिन इसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग इसलिए नहीं कहेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग में यांत्रिक चीजों का नहीं, वहां पे नॉर्मल सामान का उपयोग, नॉर्मल सामान को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे यंत्र को, यंत्र मतलब धातु वगैरह से बनने वाली चीजों को जनरली हम यंत्र कहते हैं ना। तो वो क्या होता है, यंत्र को बनाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, ऑपरेटिंग
कॉस्टिंग मेथड। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड मतलब क्या होता है कि एक ऐसे बिजनेस जहां पे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, हर प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अपना अलग होता है। जैसे मेरा ही यहाँ बिजनेस है, तो मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था कि एक पेन भी बनाता हूँ, रिमोट भी बनाता हूँ और मोबाइल भी बनाता हूँ, तो तीनों का डिपार्टमेंट क्या हो गया, अलग हो गया। तो मैं अब वो कॉस्टिंग का मेथड कैलकुलेट मतलब अपने पास अपनाऊंगा जिस मेथड से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पता कर सकूँ कि भाई पेन वाले डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, या पेन वाले डिपार्टमेंट से उत्पादन हुआ तो पेन, एक पेन को बनाने में कितना कीमत आया, रिमोट का ठीक वैसा ही, मोबाइल का वैसे है कि नहीं। तो ऐसे बिजनेस में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। उसके बाद आता है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, ठीक है ना। तो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड में क्या हो गया कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे अलग अलग चीजों का निर्माण, अलग अलग पुर्जों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें एक साथ जोड़कर वस्तु तैयार की जाती है। जैसे इसमें मान के चलिए कि साइकिल, स्कूटर वगैरह जो होता है ना, इसके रूप में जैसे हो गया मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड बनाया जाता है। ये कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या है, रैम अलग होगा, होगा कि नहीं होगा, कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, कैमरा इसका अलग होगा, हर चीज़ अलग होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को अलग अलग बनाते होंगे और बाद में लाकर सबको हम क्या कर देंगे, इकट्ठा जोड़ देंगे। तो वही मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। तो इसका कुछ पार्ट यहाँ भी आ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, क्योंकि साइकिल भी यहाँ पे आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो आप जो यूज करना चाहें वो मेथड यूज कर सकते हैं। बैच कॉस्टिंग मेथड, बैच का मतलब क्या होता है, कार्यों को हम क्या करेंगे, अलग अलग समूहों में बांट देंगे, अलग अलग समूहों में, ठीक है ना। जैसे माने चलिए मेरे पास 100 लोग हैं, मैं क्या करूंगा, 100 लोगों को 10 समूह में बांट दिया, 10-10 लोगों का। तो अब हर एक बैच का कॉस्टिंग निकालूंगा और देखूंगा कौन बैच सबसे बढ़िया कर रहा है, तो वो हमारा कौन जब बैच हो जाएगा, बैच कॉस्टिंग में। तो जैसे यहाँ जहाँ किसी कार्य को विभिन्न श्रमिक समूहों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक समूह का लागत व्यय ज्ञात किया जाता है, प्रयोग लाया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग औषधि उद्योग, बिस्कुट उद्योग आदि में किया जाता है। बिस्कुट उद्योग वगैरह में जाइएगा तो ग्रुप रहेगा, जैसे बिस्कुट में क्रीम लगाने वाला है कि नहीं, या बिस्कुट को सेकने, 10 आदमी का ग्रुप है कि उसमें कुछ लोग मतलब क्या कर रहे हैं, बिस्कुट का वो शेप बना रहे हैं, कुछ लोग उसका आटा गुथवा रहे हैं, अब मशीन से कहीं जमाना है तो मशीन पे, मतलब सबका अलग अलग ग्रुप है, अगरबत्ती बनाने का है कि नहीं। तो ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा बैच कॉस्टिंग मेथड हो जाएगा। फिर क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब जब एक ही प्रकार का बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सारे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं ना, जब कॉस्टिंग एक मेथड लेकर आगे बढ़ने का, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। मतलब जब एक ही प्रकार के उद्योग चलाने वाले कई उत्पादक मिलकर आपस में अनुभव का लाभ उठाने के लिए क्या कर देते हैं, किसी एक विधि का प्रयोग करते हैं। सबने जोड़ा, सबने सोचा कि चलो भाई ये काम करते हैं, सबको ये काम करते हैं, एक ही विधि का प्रयोग करके हम चलते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग करते हैं। उसके बाद आता है टारगेट कॉस्टिंग मेथड। टारगेट कॉस्टिंग मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये पहले जैसे कि जो ठेकेदारी का काम होता है ना, जिसमें प्राइस पहले तय करना होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, टारगेट कॉस्टिंग मेथड। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, इस पद्धति के अंतर्गत अनुभवी व्यक्तियों तथा ठेकेदारों द्वारा बड़े बड़े कार्यों की लागत के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए हमारा कितना टारगेट है, कितना कॉस्ट लगेगा। तो इस मूल्य में कुछ लाभ जोड़कर ठेकेदार को कार्य करने के लिए दिया जाता है, या ठेकेदार है तो वो कार्य लिया जाता है। जैसे कोई कह रहा है मुझे 5 मंजिला बिल्डिंग इतना इतना ऐसा ऐसा डिजाइन का चाहिए, तो हमारे पास पहले से एक्सपीरियंस होगा तभी तो बता पाऊंगा कितना खर्च लगेगा, तो उस खर्च में कुछ प्रॉफिट अपना जोड़ के बताऊंगा। तो वही सिस्टम क्या हो जाता है, कॉस्ट निकालने का, टारगेट कॉस्टिंग मेथड। तो ये होता है फ्यूचर कॉस्टिंग होता है, मैंने बताया ना। एक होता है कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड सबसे आसान, बोलेगा कि अरे टेंशन काहे लेते हैं, एक काम करिएगा ना, आप इस बिल्डिंग बनाने को दे दीजिए, जो भी कॉस्ट लगेगा उसका 1% जोड़ के, जैसे 20% जितना भी कॉस्ट लगेगा आपके बिल्डिंग को बनाने में, अगर 1 करोड़ लगेगा तो हमें 1 करोड़ 20 लाख दे दीजिएगा, आपके बिल्डिंग को बनाने में अगर 10 करोड़ लगे तो मुझे 12 करोड़ दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है हमारा कॉस्ट प्लस मेथड। मतलब इसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट कैलकुलेट करके और उसमें अपना बोल दिया जाता है कि जितना कॉस्ट आएगा उसका 20%, 25% या 10% मुझे ऊपर से प्रॉफिट दीजिएगा, तो वो हो गया। उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिन का मतलब क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है ना। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है इस पद्धति के अंतर्गत वस्तु की सीमांत लागत क्या ज्ञात की जाती है। अब बात आता है जैसे मार्जिन कॉस्ट, सीमांत लागत को क्या कहते हैं,
तो मार्जिन कॉस्ट क्या होता है, तो सीमांत लागत के अंतर्गत केवल वे ही व्यय जोड़े जाते हैं, मतलब सिर्फ उन्हीं खर्चों को जोड़ा जाता है जो कि उत्पादन कार्य के लिए किए जाते हैं। मतलब इसमें आपको जैसे कि मैंने यहां पे बताया, सॉरी अभी तो बहुत पीछे हो गए, हम किस पेज पे थे, 60 पेज पे है ना। हम आपको आज ही जैसे हम कॉस्टिंग का एक परफॉर्मा पे हम लोगों ने बात किया हुआ था, उस पर हम आपको ले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अब इसमें बहुत अलग अलग तरह के खर्चे हैं, वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एक बात बताइए, क्या वस्तु को बनाने में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम है? क्या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम है? वस्तु को बनाने के लिए क्या वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रोडक्शन एक्सपेंस है कि नहीं है? इन लोगों का काम है। तो सिर्फ और सिर्फ वैसा कॉस्टिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों को शामिल किया जाए, वो कॉस्टिंग कौन सा कॉस्टिंग कहलाता है, जरा बताइए। तो कॉस्टिंग कहलाता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। कौन कॉस्टिंग कहलाता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। वही यहाँ पे हमने आपको बताया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जो व्यय वर्तमान में नहीं करने पड़ते, अर्थात जो कर दिए गए होते हैं, जैसे अस्थाई व्यय, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। जैसे मशीन हमने लगा दिया तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन से व्यय शामिल किए जाते हैं? रनिंग एक्सपेंस शामिल किए जाते हैं। रनिंग मतलब वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल कॉस्ट इसमें जोड़ा जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। संक्षेप में समस्त परिवर्तनशील व्यय के आधार पर ज्ञात की गई लागत को सीमांत लागत, बस यही याद रखिएगा कि समस्त परिवर्तनशील व्यय के आधार पर ज्ञात की गई लागत को क्या कहते हैं? सीमांत लागत। परिवर्तनशील व्यय मतलब इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस मतलब जो बदलता रहे। एक बनाएंगे 2 रुपया लग रहा है, 10 बनाएंगे 20 रुपया लगेगा, 30 बनाएंगे 60 रुपया लगेगा। मतलब जैसे जैसे हम अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वे खर्च भी बढ़ता जाता है। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। फिर क्या आता है हमारा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब इसमें क्या कर देते हैं कि वस्तुओं के कॉस्ट का अनुमान हम पहले ही लगा लेते, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं कि भाई मुझे एक पेन को बनाने में क्या करना है? 10 रुपये खर्च करना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंतर्गत क्या करूंगा, भविष्य में प्रयास करूंगा कि एक पेन का जो कीमत हो, जो बनाने का जो कॉस्टिंग हो, इससे ऊपर नहीं जाए। और लास्ट में है भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और पास्ट मॉर्टम या पोस्ट मॉर्टम मेथड। मतलब जब क्या करते हैं भाई, जब उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, और निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जब उसका अकाउंट मतलब उसका कॉस्ट निकालते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है? या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड या उसको पोस्टमार्टम, ठीक है, मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद क्या रहा है? टेक्निक्स ऑफ फाइंडिंग आउट कॉस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ाया हुआ है वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, पोस्ट कॉस्टिंग या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एब्जॉर्प्शन। हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो एब्जॉर्प्शन है, एक कंटिन्यूअस है। इसको जरा देख लीजिए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में तो इसे संपूर्ण परिव्यांकन भी कहा जाता है। इस प्रविधि के अंतर्गत लागत ज्ञात करने के लिए स्थिर एवं परिवर्तनशील, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के लागत को शामिल किया जाता है। मतलब एक ऐसा कॉस्टिंग जिसमें जितने अलग अलग प्रकार के खर्च आते हैं सबको शामिल करके जब हम कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है। उसके बाद एक और, ये तो हमने बता ही रखा है कि उत्पादन के बाद ये कॉस्टिंग किया जाता है। एक आता है कंटिन्यूअस कॉस्टिंग मेथड। मतलब जहां पे कार्य क्या होता है? लगातार चलते रहता है, तो छोड़ नहीं ना देंगे कि भाई खत्म हो जाएगा तब। तो वही यहाँ पे कह रहा है, इस रीति के अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में होने वाले व्यय का लेखांकन कार्य की प्रगति के समय ही होता रहता है। जैसे जैसे कार्य चलता रहेगा उस पर जितना खर्च लगता जाएगा सब हम जोड़ते जाएंगे। तो वही कह रहा है कि ताकि उत्पादन कार्य के प्रत्येक स्तर पर उसकी लागत की जानकारी होती रहे। यदि उस पर किसी प्रकार का अपव्यय होता है तो उसका तुरंत पता चल जाएगा, हम तुरंत उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर हमने ऐसा मेथड यूज नहीं किया लगातार चलने वाले कार्यों के ऊपर, तो क्या होगा? आने वाले समय में मान के चलिए 2 साल काम चला तो 2 साल तक वही अनावश्यक खर्च लगातार होता रहेगा और हमें लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लगातार अगर कंटिन्यूअस कॉस्टिंग करता रहूंगा तो जैसे 1 महीने में ही वो खर्च हमको पता लग गया कि अरे ये तो बेकार का हो रहा है, तो हम तुरंत इसको खत्म कर देंगे। तो बाकी अभी पूरा का पूरा हमारे पास 23 महीना में वो सेविंग होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए उस मेथड का यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब इंस्टॉलेशन ऑफ किसी कंपनी में कॉस्ट सिस्टम को कैसे लागू किया जाएगा तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको देखेंगे। और इसको एक बार पढ़िएगा लोग, वैसे इसमें कुछ खास
नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और हाँ, एक ही पेज है बस। हाँ, क्या? नहीं, तो फिर अभी आधा घंटा कम से कम लगेगा, क्योंकि दो चीज़ है, दो अलग अलग है। एक तो भाई कि कैसे लागू किया जाए, और लागू करने में क्या क्या समस्याएं आती है, इन दोनों चीज़ों को बताना है। ठीक है, तो हम कल इसको लेके चलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।